नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यू, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं ये बीपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी भी इसको पूछता था तो अब बीपीएससी भी इसको पूछ रहा है। और ये हम कर रहे हैं सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी से, तो आप सतीश चंद्रा को भी पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, फ्यूडलिज्म या सामंतवाद के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, फ्यूडलिज्म या सामंतवाद के संदर्भ में। पहला, कि इस व्यवस्था का उदय रोम साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में हुआ। दूसरा, फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फीफ या जागीर। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आंसर। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फ्यूडलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फ्यूडम से बना हुआ है। सामंती व्यवस्था में सरकार में भूस्वामी अभिजात वर्ग का बोलबाला रहता था। ध्यान देने योग्य यह है कि यह ऐसा अभिजात वर्ग नहीं था जिसके द्वार दूसरों के लिए पूरी तरह बंद रहता हो। सामंतवाद, ठीक है ना, ये अगर आपने पढ़ा हो तो गुप्तोत्तर काल में भारत में शुरू हो गया था, प्राचीन भारत में। अगर आपको पता हो तो सातवाहन में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें मिलता है, क्योंकि भूमिदान का वो आ गया था। तो जब राजा लोग भूमिदान जो कर रहे थे ना, तो धीरे धीरे जो इनके पास भूमियाँ या जागीर थी वो धीरे धीरे सामंत बन गए। अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत का आधार दशमलव प्रणाली है। आधुनिक भारत का आधार जो है वो दशमलव प्रणाली है। दूसरा, आधुनिक गणित का आधार। भारत में दशमलव जो प्रणाली थी वो 5वीं सदी में विकसित हुई। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। जो आधुनिक गणित होती है उसका आधार दशमलव प्रणाली है, और जो भारत में कब हुई थी, 5वीं सदी में विकसित हुई। तो दोनों आंसर सही है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में 5वीं सदी में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। इसी काल में यह अरबों तक पहुंची। भारत से पहुंची है ये अरब में, ठीक है, ना कि वहाँ बाहर से आई है। ये भारत से गई थी, ये बाहर अरब से फिर यूरोप में गई। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्म ने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया, और 12वीं सदी में एक ईसाई अबेलॉर्ड के माध्यम से यूरोप पहुंची और वहाँ से अरब अंक पद्धति के रूप में प्रसिद्ध हुई। अच्छा देखो, हमारे यहाँ से दशमलव प्रणाली गई है, पहले अरब फिर वहाँ से यूरोप। और यूरोपियन जब आए तो उन्होंने बोला कि हमने इनको आधुनिक बनाया। मतलब कितना बड़ा वो है ना ये व्यंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांग साम्राज्य के संदर्भ में तांग साम्राज्य बताना है आपको कि कौन कौन से सत्य हैं। पहला, इसके अधीन 8वीं से 9वीं सदी के बीच चीन का समाज व संस्कृति प्रगति पर थी। यह मध्य एशिया से चीनी मिट्टी के बर्तन और संक्षेप यानी कि जेड पत्थर से बनी चीज़ों का भारत व यूरोप में निर्यात करते थे। आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका कि दोनों ही कथन सत्य हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। यस, दोनों कथन सत्य हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तांग शासन के अधीन 8वीं से 9वीं सदी में चीन का समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थी। उन्होंने मध्य एशिया में सिकियांग के बहुत बड़े हिस्से पर, जिसमें काश्गार भी शामिल थे, तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन शासकों ने रेशम मार्ग से जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी की। यह रेशम के साथ साथ उत्तम कोटि के चीनी मिट्टी के बर्तन तथा संक्षेप यानी कि जेड नामक पत्थर की पच्चीकारी वाली चीज़ों पश्चिमी एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात करते थे। रेशम मार्ग अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, प्राचीन भारत पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कनिष्क याद होगा, कुषाण वंश। तो रेशम मार्ग ये है इंडिया, ये पूरा यहाँ से गुजरता था ये रेशम मार्ग। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए, दोनों के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको एनसीईआरटी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र साम्राज्य के बारे में आपको बताना है। शैलेंद्र साम्राज्य, कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है। ठीक है, पहला है, इनका चीन के साथ होने वाली समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। इनकी राजधानी पलेमबांग यानी कि सुमात्रा में थी। चोलों के साथ इनके कटुतापूर्ण संबंध थे। इसमें आपको सत्य नहीं बताना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन चोलों के साथ इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे, तो ये गलत है। शैलेंद्र हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में, मलेशिया में। ठीक है ना, ये यहाँ पे था इनका शैलेंद्र। ठीक है, और इनके पास बहुत शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शैलेंद्र शासक के चोलों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे, अतः वो तो पता चल गया कि डी कथन असत्य है। बोरोबुद्दूर का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है। बोरोबुद्दूर ये भी शैलेंद्र वंश के राजाओं ने बनाया था। इसका संबंध बुद्ध से है। ठीक है, किससे है, बुद्ध से। पढ़ लेते हैं। शैलेंद्र शासकों ने सुमात्रा के निकट पालेमबांग में अपनी राजधानी बनाई, जो पहले से ही संस्कृत व बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान केंद्र था।
इन्होंने बोरोबुद्दूर में बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोज साम्राज्य की मंदिर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबोज, इन्होंने कंबोडिया में अंकुरवाट मंदिर बनवाया। इन्होंने इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित करवाए। ठीक है, और आपको सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं। यानी कि इन्होंने कंबोडिया में क्या बनाया? अंकुरवाट, और इसमें क्या है? महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रामायण महाभारत, समझ लो ना, हमसे एक वो है, लिंक है। चलो आगे बढ़ते, अच्छा पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। 15वीं सदी तक कायम रहा, जो इस काल में साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया और इन्होंने मंदिर निर्माण 10वीं सदी में प्रारंभ किया। प्रत्येक शासन अपनी स्मृति को स्थायित्व देने के लिए एक के बाद एक मंदिर बनवाते रहे। इसमें अंकुरवाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर के छतेदार गलियारे हैं जो देवी देवताओं तथा अप्सराओं की मूर्तियों से सजे हैं। इसके चौखानों में महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित किए गए। पहले क्या होता था ना कि आप कितने समृद्ध हो, मतलब राजा कितना समृद्ध है, प्राचीन भारत की बात बता रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मंदिरों से पता चलता था। वो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। ठीक है, तो इसीलिए देखो ना, अंकुरवाट वगैरह, कंबोज, वही सब चोल साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन अरबी इतिहास में बैत उल हिकमत का संदर्भ बताना है आपको किससे है? यह मठों का एक संघ है, प्रशासन संचालन की एक इकाई है, एक ज्ञान ग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान ग्रह है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। खलीफा अल मैमून ने यूनानी, बैजेंटियाई, मिस्र, ईरानी और भारतीय इत्यादि सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बगदाद में बैत उल हिकमत, किसमें? अरबी भाषा में, याद रखना, अरबी भाषा में अनुवाद के लिए क्या करा? बैत उल हिकमत यानी ज्ञान ग्रह की स्थापना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सीरियसली पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहूँगी यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफरडम किससे संबंधित है? आपको बताना है सफरडम। ठीक है, कृषि दास्ता, कृषि तकनीक, कृषि राजस्व, कृषि सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि दास्ता। ठीक है, कृषि दास्ता से पढ़ लेते हैं। यूरोप में सामंती व्यवस्था की 2 विशेषताएं थी, जिसमें पहली सफरडम कृषि दास्ता की प्रथा थी और दूसरी मैनर की व्यवस्था थी। मैनर वह इमारत या दुर्ग होता था जहाँ लॉर्ड रहता था। ठीक है, कौन रहता था? लॉर्ड। ये सामंती व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। कंपस, कंपस क्या है? कंपस ये सबको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कागज छपाई यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, ध्वनि सूचक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दिशा सूचक यंत्र है कंपस। कंपस दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? चीन द्वारा किया गया, जो अरब संसार से होकर यूरोप पहुंचा। देखो यूरोप में अधिकतर पहुंच ही रही हैं चीज़ें, और ये बात बोलते थे कि हमने विश्व को आधुनिक बनाया, है ना। तो देख लो कितना बड़ा व्यंग है कि ये लोग करते हैं। अब बताना है आपको, ये मध्यकालीन नाम है और इधर आपको इनके वर्तमान नाम है। आपको बताना है ये इनमें से कौन कौन सुमेलित हैं। ठीक है, तो टोंकिन के आगे लिखा हुआ है उत्तर वियतनाम, अन्नाम के आगे लिखा हुआ है दक्षिण वियतनाम, और सियाम के आगे लिखा हुआ है थाईलैंड। तो इसमें आपको बताना है, मुझे सारे ही सही लग रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। 13वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर शासन किया, तभी इन्होंने टोंकिन और अन्नाम पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर कोरिया को जीतते हुए उन्होंने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर ही आ गया है, उत्तर भारत और 3 साम्राज्यों का काल। ठीक है, ये 3 साम्राज्य मैं आपको बता देती हूँ, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है ना, यही है 3 साम्राज्य का काल। कौन कौन थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों में लड़ाई हुई थी। ठीक है, इन तीनों में क्या हुई? लड़ाई हुई। राष्ट्रकूट साउथ में थे और प्रतिहार इधर थे और पाल इधर थे। ठीक है ना, प्रतिहार एक तरह से वेस्ट बोल सकते हो, पाल ईस्ट बोल सकते हो। बंगाल और बिहार में कौन थे? पाल थे। राष्ट्रकूट दक्षिण में थे। तो इनकी लड़ाई थी, इसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। उसी से क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ना या पहले एमसीक्यू कर लेना, फिर उसके बाद पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? अभी मैंने आपको बताया
ये है इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपका पाल, मतलब थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ये है। तो यहाँ पे आपका पाल है, मतलब बंगाल बिहार साइड है ना। यहाँ पे प्रतिहार, और दक्षिण में कौन है, राष्ट्रकूट। वो कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किसने किया। तो दक्षिण से कौन आ रहे, राष्ट्रकूट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही तो सेतु का काम करेंगे ना, दक्षिण और उत्तर के बीच में, तो राष्ट्रकूट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। देखो 8वीं से 10वीं सदी के बीच भारत में पाल यानी कि पूर्वी भारत, प्रतिहार पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी, और राष्ट्रकूट दक्कन ने शासन किया। उपयुक्त तीनों में सबसे दीर्घायु राष्ट्रकूट साम्राज्य था, जिसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की स्थापना किसने की। पाल वंश धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल, ये करिए गोपाल ने, ठीक, किसने करिए, गोपाल ने। ये क्वेश्चन मैं आपको याद बताती हूँ, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राजाओं के नाम दे रखे थे, ठीक है। जैसे इधर एक दे रखा था गोपाल, और ऐसे एक राष्ट्रकूट के दे रखा था नाम, राष्ट्रकूट का दे रखा था दंती वर्मन, इस टाइप में दे रखे थे, और प्रतिहारों को भी दे रखा था मिहिर भोज टाइप में। 4 राजाओं के नाम दे रखे थे, उसमें आपको बताना था सीक्वेंस वाइज, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसे आपको बताना था। यूपीएससी तो आपको सीधे नहीं पूछेगा ना कि गोपाल की इसकी स्थापना किसने की, है ना, या फिर गोपाल ने कब की, ये कभी नहीं पूछेगा। ये आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली टफ करके देगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जो गोपाल है उसका शासन क्या कब का है, तो आप नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। तो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो स्थापना थी, सारे राजाओं ऐसे थे जिन्होंने स्थापना की थी, लगभग सारे। तो देख लेते हैं, पाल वंश की स्थापना की तो किसने की है, गोपाल ने करी है। तो कब करिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैं इसलिए बता रही थी आपको। देखो पाल वंश की स्थापना 750 में गोपाल ने की थी। तो अगर आपको ये पता होता ना, तो अगर मान लो गोपाल 2 ऑप्शन में भी होता पहले, मान लो या दूसरे, तो आपको एक आइडिया हो जाता कि नहीं इन दोनों में से ही एक होगा। एक एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे, है ना, और पीसीएस में ये पूछ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया। ध्रुव कौन था, राष्ट्रकूट शासक था, ये इंपॉर्टेंट है। ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। इसमें आपको बताना है सत्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सत्य हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट का जो ध्रुव था ना, वो मतलब उसने क्या करा था, प्रतिहारों को पराजित किया था और धर्मपाल को भी पराजित किया था। ये ध्रुव काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता है राष्ट्रकूटों का। देखो 770 में गोपाल की मृत्यु हो जाने पर धर्मपाल गद्दी पर बैठा, 810 तक उसने शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया, और इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुका था। नेक्स्ट देखो, इसमें एक और आ गया, धर्मपाल 810 तक, ठीक है। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा, रुहमा, ठीक है। रुहमा किसको कहा, पाल को, प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को, चोल को। तो उसने कहा है पालों को, किसको बोला है उसने, पालों को रुहमा। याद रखना, सुलेमान एक अरब यात्री था, ठीक है। ये आया था पाल वंश में, और इसने रुहमा कहा था पाल को, ठीक है। चलिए, ये अब ऐसे भी पूछ सकता है कि पाल वंश को रुहमा किसने कहा, किस यात्री ने पाल वंश को रुहमा कहा। तो देखो ना, एक क्वेश्चन से न जाने कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पीसीएस या फिर यूपीएससी किसी भी एग्जाम के द्वारा, है ना। इसलिए ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, ठीक है, और एनसीईआरटी भी पढ़नी है और क्वेश्चंस को भी ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। इसका आंसर पाल हो गया। तो देख लेते हैं एक बार, 8वीं सदी के मध्य से लेकर लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में पाल शासकों का वर्चस्व रहा। उसी काल में अरब व्यापारी सुलेमान ने भारत की यात्रा की। उसने पाल राज्य को रुहमा यानी कि धर्मपाल का संक्षिप्त रुहमा या धर्म, ठीक है, धर्म कहा उसने पाल वंश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संतरक्षित और दीपांकर कौन थे। संतरक्षित और दीपांकर कौन थे, बौद्ध विद्वान, जैन विद्वान, हिंदू विद्वान या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध विद्वान। दीपांकर और संतरक्षित कौन थे, बौद्ध विद्वान। पढ़ लेते हैं। देखो, पाल शासकों के तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। संतरक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया। उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार किया। देखो ये देखो प्री के लिए तो है ही आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो है ही। लेकिन देखो इससे आपको एक और चीज़ मिल गई। अगर मान लो मेंस में पाल वंश का आता है, सांस्कृतिक, एक तरह सांस्कृतिक विकास या फिर है ना, मतलब विदेशों के साथ कैसे संबंध थे इस टाइप में, तो आप एक हेडिंग देखो, सांस्कृतिक संबंध, कितना अच्छा है ना। इसमें आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध थे, तो यहाँ पे से जो 2 विद्वान थे वो आए थे उसके, है ना, तिब्बत में आमंत्रित किया था उसने पाल वंश ने। तो मेंस के लिए भी आपको ये मिल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पालों की दक्षिण पूर्व एशिया के साथ
व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, पहला है। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें आपको असत्य बताना है। हाँ असत्य, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पालों के क्या थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, अभी हमने ये पढ़ा है ना। देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी थी। अच्छा तीसरा है देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगर आपको एक भी पता हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। अच्छा देखो, अगर आपको ये पता होगा ना कि ये गलत है, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देवपाल ने नहीं करी थी विक्रमशिला, किसने की थी? आई थिंक धर्मपाल ने करी थी विक्रमशिला की स्थापना, मैं देख लूँगी एक बार, लेकिन देवपाल ने नहीं की थी। तो देखो अगर हमने तीसरा हटा दिया, ठीक है, तीसरा हटा दिया, और अगर आपको ये पता होगा ना कि देवपाल ने शैलेंद्र शासक को नालंदा में विहार बनाने की अनुमति दी थी, तो ये आप कर सकते हो। और ये तो मैंने बताया कि व्यापारिक संबंध थे पालों के, तो इसका आंसर पहला और दूसरा सही है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अच्छा सॉरी, इसका आंसर असत्य बताना है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा कि देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कि ये गलत है, तो इसमें आंसर केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ये गलत है ना, तो असत्य है तो केवल 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, पालों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफ़ी लाभदायक था, इससे साम्राज्य में संपन्नता आई, अतः दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, ये बिल्कुल सही है। उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र शासक का वर्चस्व था, उन्होंने पाल दरबार में कई दूत भेजे और नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी, दोनों कथन सत्य हैं। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। तो अतः कथन 3 असत्य है, और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक और फैक्ट मिल गया कि जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये धर्मपाल ने इसका पुनरुद्धार करवाया, लेकिन इसको बनवाया किसने था? कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का जो था, तो वो कितने सारे फैक्ट मिल गए, ठीक है। विक्रमशिला करवाया धर्मपाल ने, और नालंदा कुमारगुप्त ने, और इसको धर्मपाल ने पुनरुद्धार करवाया। चलिए अब बोल रहा है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक आपको बताना है। प्रतिहार राजवंश का अभी मैंने आपको बताया, ध्रुव तो किसका था? राष्ट्रकूट का, तो ये तो हटा ही दो, ध्रुव तो है ना। इसमें आपको बताना है भोज परमार, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, इन तीनों में से आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। मिहिर भोज वास्तविक संस्थापक था प्रतिहार वंश का। पढ़ लेते हैं। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महान शासक भोज था। एक अभिलेख के अनुसार इसका राज्य सतलज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था। इसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। यह विष्णु भक्त था, अतः इसके सिक्के पर आदि वराह शब्द अंकित है। मिहिर भोज के बारे में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब एक अच्छा महान शासक था ये ना। प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वरोही सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब देशों से घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन कौन सी सही हैं, ठीक है, कौन कौन सी सही हैं। अल मसूदी बोल रहा है बगदाद से, सुलेमान बोल रहा है वेनिस से, और मार्को पोलो बोल रहा है ईरान से। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सुलेमान था ना, वो अरब यात्री था, तो इसको तो हटा ही दो। तो अगर मैंने 2 हटा दिया तो ये और ये हट गए, ठीक है। बचे क्या? अल मसूदी और मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस यात्री था, ये उल्टा करेगा, मार्को पोलो वेनिस था, तो ये तो गलत हो जाएगा तीसरा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ का था? बगदाद का। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। जो बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी के बीच गुजरात की यात्रा की थी इसने। उस समय गुजरात में प्रतिहार शासकों की शक्ति का बोलबाला था। उसने गुज्जर प्रतिहार राज्य को अल गुज्जर कहा। चलिए अब इसका और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है आई थिंक। हाँ, सुलेमान जो था एक अरब व्यापारी था। सुलेमान क्या था? एक अरब व्यापारी। अभी मैंने आपको बताया था जो 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था, उस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासक था, अतः दूसरा युग्म सही नहीं है। और वेनिस का जो यात्री था मार्को पोलो था, जिसने चीन की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। उसने मानेखेत को अपनी राजधानी बनाया। इसमें आपको सत्य बताना है, तो इसमें दोनों ही सत्य हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, दोनों सत्य हैं। दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और उसने अपनी आधुनिक शोलापुर के निकट मानेखेत, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? मानेखेत या मालखेड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया, जो कहाँ भी आधुनिक शोलापुर के निकट है। उत्तरी महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकूट राजा
कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया। राष्ट्रकूट राजा जो कृष्ण तृतीय था, ये भी अच्छा खासा एक राजा, अच्छा महान राजा माना जाता है ये राष्ट्रकूटों का। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया। राष्ट्रकूटों ने सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लग रहा है दोनों ही सही है, तो दोनों ही इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो राष्ट्रकूटों ने क्या करा था, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए मुसलमानों व्यापारियों को अपने राज्य में बसाया था। पढ़ लेते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक को परास्त करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसके उपरांत वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीतकर एक विजय स्तंभ स्थापित किया एवं एक मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने बताया ना, वो जैसे ही कोई समृद्ध होता था या जीतता था तो मंदिर का निर्माण करवाते थे वो लोग अपनी समृद्धता को दिखाने के लिए। सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए उसने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी और उन्हें इस्लाम के प्रचार की भी छूट दी। इस नीति से उन्हें विदेश व्यापार में भी सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है मध्यकालीन क्षेत्र और यहाँ पे उनके वर्तमान उनके नाम दे रखे हैं राज्य। आपको बताना है कि कौन कौन से, एक मिनट देख लेते हूँ सही है कि हाँ सही सुमेलित बताना है आपको। ठीक है, तो खास बोल रहा है असम में, प्राग ज्योतिषपुर बोल रहा है पश्चिम बंगाल में, लाट बोल रहा है दक्षिणी गुजरात में। अब मैं आपको बता दूं, जो प्राग ज्योतिषपुर है ना, ये गलत है, ये यहाँ पे आएगा असम। प्राग ज्योतिषपुर कहाँ था? असम में। ठीक है, असम में था ये। और जो खास है वो असम में सही है। अगर मान लो हमें तीसरा नहीं भी पता एक बार के लिए, और ये हमें नहीं पता हमें मतलब, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये गलत है, तो हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस देखो। तो हमें पता है कि दूसरा तो गलत है, तो दूसरे को तो काट ही दो। ठीक है, काट दिया दूसरे को। हमें पता है पहला सही है, तो पहला केवल एक ही में सही, यानी कि तीसरा भी सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। हाँ, 1 और 3 है। देखो, खास क्षेत्र असम से है, प्राग ज्योतिषपुर भी असम का पुराना नाम है, और लाट क्षेत्र का है दक्षिणी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है, नाड गवुंड राजस्व अधिकारी, छोटे सरदार भोगपति का सामंत, माथत प्रशासनिक सरदार, पत्तल सैनिक अधिकारी। ठीक है, पत्तल जो था ना वो एक इकाई थी, यूनिट। ठीक है, मतलब किसी परगने या उसके नीचे थी, मतलब इकाई होती है ना, जैसे गांव हो गया, परगना हो गया, इस टाइप का था। ये गलत है, तो सुमेलित नहीं बताना है आपको, तो यही आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पत्तल पाल और पतिहार राज्य में विषय से नीचे की इकाई थी। विषय यानी कि जिला हो गया, उससे नीचे की इकाई को क्या बोलते थे? पत्तल, जिनका कार्य भू राजस्व की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आ गया चोल साम्राज्य। ठीक है, चोल साम्राज्य, तो मैं आपको बता देती हूँ। चोल जो चोल था ना वो एक उसमें भी था, संगम में भी था चोल। ठीक है, संगम जो प्राचीन, बिल्कुल प्राचीन भारत था, ठीक है, उसमें भी चोल था। तो वो चोल जब मतलब वो चोल का तो पतन हो चुका था, ठीक है ना। दोबारा चोल साम्राज्य उठा 9वीं सदी में। कब उठा? 9वीं सदी में दोबारा चोल साम्राज्य का उत्थान हुआ, दोबारा उसकी स्थापना की गई चोल साम्राज्य की। ठीक है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है, चोल की वाला वो तो है ही, लेकिन उसमें मेन है संगम। संगम इम्पॉर्टेंट है। संगम की मतलब क्या क्या होता था संगम में, कौन कौन सी वो थी, है ना, 3 संगम वो हुए थे, है ना। तो उसमें वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चोल साम्राज्य जो इम्पॉर्टेंट है वो है 9वीं सदी का। ठीक है ना, चलो पढ़ लेते हैं कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने, राज ने, या फिर विजयालय ने, या राजेंद्र द्वितीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय ने। ठीक है, 9वीं सदी में विजयालय ने इसकी स्थापना की। चलो पढ़ लेते हैं कि 850 ईस्वी में यानी 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों के सामंत थे और इसने पांड्यों की शक्तियों को भी छीन लिया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोड मंडलम। ठीक है, टोड मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को समर्पित करता है? टोड मंडलम बोल रहा है दक्षिण तमिल देश, पूर्वी तमिल देश, पश्चिमी तमिल देश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये किस क्षेत्र को है। आई थिंक दक्षिण तमिल क्षेत्र होगा, इसका आंसर होगा दक्षिण तमिल देश था ये। ठीक है ना, तो विजयालय ने कांची के पल्लवों को हराने के बाद दक्षिण तमिल देश, जिसे टोड मंडलम कहा जाता था, वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? राजराजेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था चोल साम्राज्य का इंपॉर्टेंट मंदिर हो गया। एक तरह से सांस्कृतिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक और सांस्कृतिक, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो राजेंद्र प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, राजराज ने या विजयालय ने, तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज ने। ठीक है, किसने बनाया था? राजराज ने। पढ़ लेते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज ने बनाया था 985, इसका टाइम पीरियड था और शासनकाल में इसमें निर्मित हुआ था। उन्होंने अनेक शिव और विष्णु मंदिर भी बनवाए। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन आरंभ किया, जिसमें वे अपनी जीतों के ऐतिहासिक विवरण लिखवाते थे। अब पता चला, देखो मंदिर में वो क्या करते थे, अपनी जीतों का विवरण लिखवाते थे वो लोग। अच्छा, साउथ के मंदिर अभी भी तुम्हें एज इट इज़ लगभग मिलेंगी, है ना। साउथ के जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो भी मिलते हैं। मदुरई वाला मंदिर हो गया, या फिर चोलों ने जो जो बनवाए मंदिर हैं। लेकिन उत्तर भारत में लगभग आपको, जैसे कश्मीर हो गया, मतलब बहुत सारे मंदिर आपको नष्ट मिलेंगे, है ना, नहीं मिलते आपको उत्तर भारत में सारे मंदिर लगभग। जैसे आप खुद ही देख लो, मथुरा में भी जो मंदिर है उसके बगल में तोड़ के औरंगजेब ने वो बनाई, तो मतलब टूटे फूटे मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे वैसे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आए थे ना मध्यकाल में, आक्रमण जब हुआ था, तो उन्होंने दक्षिण तो नहीं जा पाए, इधर ही उन्होंने वो लगभग इनका शासन, तो उन्होंने क्या करना, यहाँ पे मंदिर तोड़ के, है ना, तोड़ फोड़ के किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनवाया, तो इसलिए हमें दक्षिण भारत के मंदिर अभी भी मिलते हैं, अच्छे खासे उसमें मिलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, इसमें हाँ अच्छा दे रखा है, गंगई चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक ने की गई थी? ठीक है, किस चोल शासक के शासनकाल में की गई थी? राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज या फिर राजेंद्र द्वितीय? तो इसके आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसने करी थी? राजेंद्र प्रथम ने। गंगई कोंड, राजेंद्र प्रथम क्या हुआ था ना कि ये बंगाल तक आया था कहीं ना कहीं, एक मतलब इसने विजय भी प्राप्त की थी बंगाल की, इस जीता था इसने इस साइड। फिर जब ये वापस गया ना, तो उसने गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने एक सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया था। राजेंद्र प्रथम ने, इसकी सेना ने गंगा को पार करते हुए स्थानीय राजाओं को हराया। उसने इस अभियान में समुद्रगुप्त के मार्ग का अनुसरण किया और विजय स्मृति के रूप में कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बनाई, जिसे गंगई कोंड चोलपुरम नाम दिया। देखो आपको एक और मिल गया कि किसके किनारे? कावेरी के मुहाने पर। ठीक है ना, ये पूछ सकता है, अर्थात गंगा के चोल विजेता, मतलब उसने अपने आप को दिखाया कि मैंने गंगा को जीता और मैं चोल विजेता, मतलब चोल साम्राज्य का मैंने गंगा को जीता है, इसलिए गंगई कोंड चोलपुरम याद रखना। एक और चीज़, समुद्रगुप्त के मार्ग, प्राचीन भारत में आपने पढ़ा होगा दक्षिणापथ और उत्तरापथ, याद है? समुद्रगुप्त की दो नीतियाँ थे। उत्तरापथ, उसने कैसे कैसे विजय अभियान चलाया था। दक्षिणापथ, तो उसने दक्षिण को जैसे जीता था ना, वैसे ही उसी का अनुसरण करते हुए कौन गया था? राजेंद्र प्रथम। तो ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त की जो नीति थी दक्षिणापथ, उसका अनुसरण, उसके मार्ग का अनुसरण किस राजा ने किया था, है ना, मध्यकाल में? तो आप बोल सकते हो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। देखो वो क्या बोल रहा है, चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को वो करा था, हराया था, है ना। पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सत्य बताने हैं। ठीक है ना। और शैलेंद्र शासक पर आक्रमण किया, तो इसमें आंसर हो जाएगा, आई थिंक दोनों ही इसका आंसर सही है, दोनों। चलिए पढ़ लेते हैं। अपने पिता राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य को चेर शासकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपनी यह विजय श्रीलंका तक रखी और दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा। चोलों ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बल पर दक्षिण पूर्व एशिया की शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया और उनके कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार में किया। उनका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल प्रशासन मंडलम, वलनाडु और नाडुओं में विभाजित था। ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अधिकारियों को आमतौर पर राजस्वदायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। तो इसमें सत्य बताना है, आई थिंक दोनों सही हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वलनाडु ये सब विभाजित था, नाडु, वलनाडु, मंडलम वगैरह, तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था और मंडलम, वलनाडु, नाडु में बटे होते थे सारे। कभी कभी राज परिवार के सदस्यों को प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था और अधिकारियों को आमतौर पर राजस्वदायी भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। मैंने आपको बताया गुप्तोत्तर काल से शुरू हो जाता है भूमिदान। ठीक है ना। मतलब उनकी सैलरी की जगह या नकर राजस्व की जगह क्या जाता था? भूमिदान।
धीरे धीरे ये जो भूमिदान जिनको दिया गया ना, वो धीरे धीरे सामंत बनते गए, शक्तिशाली होते गए, अपनी सेना भी रखने लग गए थे बाद में ये सामंतवाद का उदय के कारण में आप ये लिख सकते हैं भूमिदान उत्तरोत्तर काल के बाद। ठीक है ना, पढ़ना है आपको ये सब के सब, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था। गिल्ड व्यापारिक चुंगी, व्यापारिक श्रेणियां, आयात निर्यात की पद्धति या ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। तो व्यापारिक श्रेणी, गिल्ड किससे संबंधित है, व्यापारिक श्रेणी। आप बोलते होंगे कि मैम कितनी बार बोलती है एनसीईआरटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ना, उसके एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको फैक्ट भी याद होंगे। ठीक है, चोल साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां थीं जिन्हें गिल्ड कहते थे। क्या कहते थे, गिल्ड। यह श्रेणियां मुख्य रूप से जावा एवं सुमात्रा के साथ व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई आपको बतानी है, मंडल और प्रांत, नाडु वलनाडु, उर महासभा या उर और मंडल। इसका आंसर हो जाएगा उर और महासभा। ये कौन होती थी, ग्राम शासन की इकाई होती थी, ग्राम प्रशासन। चोलकालीन अभिलेखों से हमें इस साम्राज्य के ग्राम की जानकारी प्राप्त होती है। चोल एक उत्तर मेरूर अभिलेख है, अगर आपको पता होगा, उत्तर मेरूर अभिलेख, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है ना, इससे हमें चोलकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है ना, याद रखें, ग्राम प्रशासन हो गया, मतलब प्रशासन की जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। और ग्राम प्रशासन चोलों का बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे अभिलेख कौन सा लिख सकते हो आप, उत्तर मेरूर अभिलेख। यह प्रशासन 2 इकाइयों में बटा था, उर और महासभा। इसमें उर गांव की आम सभा थी और महासभा अग्रहार गांव के वयस्क ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। अग्रहारों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे, वहाँ की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो अग्रहार होते थे ना, वो ब्राह्मणों की होती थी और वो होती थी लगान मुक्त भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसमें सही, जो कैलाशनाथ मंदिर है ना, वो सबको पता होगी कांचीपुरम में है। ठीक है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, और गोमटेश्वर मंदिर पता होगा, जैन से संबंधित था। तो ये कहाँ चला जाएगा, श्रवण बेलगोला। ए का हो गया 2, 4 का हो गया 1। और होयसलेश्वर मंदिर ये कहाँ है, हलेबीड में। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या करा, ए का 2 और बी का 4 है ना, सी का 3, ए का 2 बी का 4 सी का 3, ए का 2 बी का 4 सी का 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, तो देख लेते हैं बी, यस। कांची का कैलाशनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इसे पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। मंदिर में शिव व पार्वती की नृत्य करती हुई मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। होयसलेश्वर मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट मंदिर है, जो होयसलों की राजधानी हेलेबीड में स्थित है। इसे होयसल राजवंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, और चोल शासक राज प्रथम ने कौन सा बनाया, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ, तंजौर में, जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रवण बेलगोला में स्थापित गोमतेश्वर की मूर्ति इस काल की मूर्ति कला का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका कि चोलकालीन मूर्ति कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन सी जो एक श्रेष्ठतम कांस्य प्रतिमा है ना, वो एक श्रेष्ठ कला का देती है सूचक। इनमें से बताना कौन सी है वो मूर्ति। नटराज मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, नटराज हो गया, सोमस्कंद हो गया, गोमतेश्वर। तो सबको पता है ये नटराज है, कांस्य प्रतिमा ना नटराज की है, ये सबको ही पता रहता है। तो पढ़ लेते हैं, चोल काल में दक्षिण भारत ने मूर्ति कला की ऊंचाई को स्पर्श किया। ठीक है ना, किसने स्पर्श किया, चोल काल में दक्षिण भारत ने क्या करा, मूर्ति कला की ऊंचाई को स्पर्श किया, यानी कि उनकी मूर्ति कला बहुत ही समृद्ध थी। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें नटराज की प्रतिमा में देखा जा सकता है। यह प्रतिमाएं किससे बनी होती थी, कांस्य से बनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन कौन से सुमिलित हैं इसमें। बोल रहे हैं तिरुमुरई, अलवार और नयनार संतों की रचना है। कम्बन रामायण ये तमिल साहित्य की उच्च कोटि रचना है। पोन्ना रन्ना ये कन्नड़ काव्य के रत्न है। इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तो देख लो 6वीं से लेकर 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संत का उदय हुआ, जिसमें अलवार व नयनार थे। अलवार विष्णु के थे, नयनार शिव के भक्त थे। उन्होंने तमिल और उस क्षेत्र संबंधित अन्य भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की। यही रचनाएं तिरुमुई नाम से 11 जिलों में संकलित की गई। कम्बन का जो रामायण था तमिल साहित्य की उच्चतम कोटि की रचना है ना। विद्वान पंपा, पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ काव्य का रत्न माना जाता है। ठीक है ना,
अब आपको बताना है इसमें पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है, तमिल साहित्य, तिरुमुर्रई, कन्नड़ काव्य या तिक्कना। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुमुर्रई। किसको बोली जाती है पांचवा वेद, तिरुमुर्रई, ठीक है ना। यह अलवार और नयनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है जिसे पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। तो इसको पूछ सकता है किसने लिखा है इसको, मतलब किसके द्वारा संकलन है, तो अलवार और नयनारों के द्वारा। अलवार विष्णु, नयनार शिव भक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको बताना है कौन कौन से सुमिलित हैं। इधर राजा हैं और इधर क्या है, कवि हैं। तो चोल कम्मन, चालुक्य नन्नया, राष्ट्रकूट पंपा और पोना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही हैं। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। कम्मन 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के प्रारंभ तक चोल राजा के दरबार में रहा। इस काल को चोल साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे का पढ़ लेते हैं। चालुक्य राजा के दरबार में नन्नया ने महाभारत का तेलुगु पाठ आरंभ किया। किसने, नन्नया ने, जिसे 13वीं सदी में तिक्काना ने पूरा किया। राष्ट्रकूट राजाओं ने तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया। राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र लिखा। जो अमोघवर्ष था ना, ये एक वो भी था लेखक, मतलब कवि भी था, ये बहुत अच्छा लिखता था। पंपा, पोना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते हैं। किसके, कन्नड़ काव्य के, जो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से प्रभावित थे मतलब ये लोग। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम, ये सबको पता होगा। गोपुरम क्या होते थे, किससे संबंधित हैं, विशाल कक्ष से, गर्भगृह से, ऊंचे अलंकृत सिंहद्वार से या एक चित्रकारी से। तो ये द्वार होते थे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे सजे हुए बहुत अलंकृत सिंहद्वार होते थे ये, ठीक है ना। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची 4 दीवारों से घिरा रहता था। 4 दीवारों में जगह जगह ऊंचे अलंकृत सिंहद्वार बनाए होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। तो चोलों तक खत्म हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका आर्थिक और सामाजिक जीवन। इनका जो आर्थिक और सामाजिक जीवन है, शिक्षा, धार्मिक, ये होगा इनके, ठीक है ना। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप बताना आपको कैसा लगा और कमेंट मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।